हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे। इससे पहले अभी हम लोग क्लास कर रहे थे, जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, तो वो किसी टेक्निकल मिस्टेक से जो है क्लास रुक गई थी और वो क्लास उतने पर ही 1 घंटे की हो पाई थी। तो उसका जो बचा हुआ है वो हम इस बारी क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, जो कि हम थ्योरी वाली ये क्लास कर रहे थे, मैराथन क्लास कर रहे थे संस्कृत की, ठीक है। तो 1 घंटे की वो क्लास हो गई। अब इसको क्लास को कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ एक में ही है, जो कि हमको मिल जाएगी। तो हमने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। यदि अधोलिखित शब्द सकारात्मक प्रश्न में हो तो इसका उत्तर निम्न होगा। क्या होगा इनका उत्तर? ये शब्द हैं। तो जैसे बहुभाषिता अगर किसी क्वेश्चन में आया हुआ है तो इसका मतलब होता है मातृभाषा आधारित संसाधन रूपेण। आपको जो है बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में लेना है। अब सक्रिय शब्दावली क्या होती है? देखिए, सक्रिय शब्दावली क्या है। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है सक्रिय शब्दावली, तो सक्रिय शब्दावली का मतलब होता है वे शब्द जिनका हम लिखने में और बोलने में अपने भाषण में प्रयुक्त करते हैं, उन शब्दों को हम सक्रिय शब्दावली कहते हैं। एक्टिव वोकेबलरी कहते हैं। इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज एक्टिव वोकेबलरी। तो जो भी वर्ड हम राइटिंग में और स्पीकिंग में यूज करते हैं, उनको हम सक्रिय शब्दावली कहते हैं। उपभाषा, उपभाषा अस्ति। उपभाषा क्या है? तो क्षेत्र से समाज से भाषा विशेषता अस्ति। नवीन भाषा नास्ति। नास्ति माने नहीं है। जो उपभाषा होती है वो किसी भी क्षेत्र की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं। जैसे जो हिंदी बेल्ट है, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। लेकिन आपने देखा है राजस्थान वाले अलग प्रकार से हिंदी बोलते हैं, बिहार वाले हमारे भाई बहन अलग बोलते हैं। जैसे हमारे जो उत्तर प्रदेश है, बलिया वाले अलग प्रकार से हिंदी बोलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ है, सहारनपुर है, वो वाले अलग प्रकार से हिंदी बोलते सभी हिंदी हैं। तो जो क्षेत्रीय प्रभाव है उसको हम कहते हैं उपभाषा, डायलेक्ट। तो ये डायलेक्ट जो होती है, उपभाषा होती है, वो नई भाषा नहीं होती है, ठीक है। नवीन भाषा नास्ति। नास्ति माने नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं प्रमाणिक पाठ्यम। प्रमाणिक सामग्री कौन सी होती है? प्रमाणिक सामग्री कौन सी होती है हमारी? ठीक है, समाचार विज्ञापनम है। समाचार में अगर कोई विज्ञापन निकला है, बासगृह आहार सूची। देखिए टोटल संस्कृत में लिखा है, इंग्लिश में कहते हैं इसको मीनू चार्ट। जब होटल वगैरह में हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो मीनू चार्ट होता है उसको हम कहते हैं बासगृह आहार सूची। या व्यंग चित्र है, कार्टून है, लघु कथा है, ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी प्रमाणिक सामग्री है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्रमाणिक है, कौन सी अप्रमाणिक है। तो आपको ध्यान रखना ये चीजें प्रमाणिक है। नोट, किसी पाठ के लेखक के द्वारा लिखी गई सामग्री प्रामाणिक सामग्री नहीं है। अगर किसी ने कोई चैप्टर लिखा है लेखक ने, तो वो जो है वो प्रमाणिक सामग्री के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। त्रुटि, एरर्स। आज जो गलतियां आपको किस प्रकार से लेना है, आप कैसे गलतियों के साथ ट्रीट करेंगे अगर किसी ने बच्चे ने सीखने में कोई गलती कर दी। तो देखिए, अधिगम क्षेत्रम, अधिगम के क्षेत्र में शिक्षण शिक्षण सोपानम छात्र अध्यापक कृते अवधेय स्थला छात्र शिक्षक प्रति निवेशनम अनुनिवेशित प्रतिपुष्टि। सीखने की प्रक्रिया में जो गलतियां होती हैं वो एक प्रमुख अंग है, सोपान है, हिस्सा है। और ये छात्र और शिक्षक, ठीक है, दोनों को, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट है, छात्र शिक्षक को दोनों को ये सूचित करते हैं कि अभी आपकी सीखने में कहाँ पर कमी रह गई है, इसीलिए आपने यहाँ पर गलती की है। तो जो गलतियाँ होती हैं इनको हमको पॉजिटिव लेना है, जो एरर्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इनको निगेटिव मत लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया। का अधिगमम सिद्धांता एतत् मन्यते यतः त्रुटियायाम भाषा अधिगम प्रक्रिया अंशा संति। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो मानता है कि जो अधिगम में जो गलतियां हैं वो एक अभिन्न अंग हैं? वो कौन सा सिद्धांत मानता है? संरचनावादी, व्यवहारवादी,
अंतःक्रियावादी, संज्ञानवादी। तो जो लोग संज्ञानवादी होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, जैसे जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोट्स्की हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, जेरोम ब्रूनर वगैरह हो गए, इन्होंने कहा जो गलतियां होती हैं वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग है, सीखने की। तो संज्ञानवादी। आगे देखते हैं लेखन प्रक्रियाम अवस्थानाम क्रमा, लिखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है। इस क्लास को तभी आप करें जब आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में हमने शब्दावली कराई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। वो बाई मिस्टेक से टेक्निकली क्लास कट हो गई थी, इसलिए हमको ये सेकेंड पार्ट में बनानी पड़ रही है। वैसे तो एक ही पार्ट में बनाने को होते हैं, केवल एक ही क्लास बनाते हैं। चलिए डोंट वरी, सीखिए, चाहे एक पार्ट हो चाहे दो पार्ट। लेखन प्रक्रियाम अवस्थानाम क्रमा, लिखने की प्रक्रिया का क्रम आप कैसे लिखेंगे। अगर लगाने को आ जाए, आता भी है क्वेश्चन कि तो आप बताए, तो ये क्रम होना चाहिए ऐसे। सबसे पहले विचारो चेतनम, सबसे पहले हमको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, विचार, किसी भी टॉपिक पर हमको सोचना विचारना कि हमको लिखना क्या है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद जब आपने विचार बना लिया हमको क्या लिखना है, उसके बाद रूपरेखा निर्माण, बाद में हम उसकी आउटलाइन बनाएंगे कि किस प्रकार से कहाँ पर हमको क्वेश्चन रखने हैं, कहाँ पर हमको थ्योरी रखनी है, कहाँ पर हमको किस चीज़ को रखना है, उस चीज़ को हम कहते हैं आउटलाइनिंग। रूपरेखम, फिर हम उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद पुनरावलोकन, बाद में रिवाइज कर लेंगे कि जो हमने कुछ लिखा है उसमें कोई गलतियाँ वगैरह तो नहीं है। उसके बाद फिर हम त्रुटि शोधना, फिर कोई मिस्टेक्स वगैरह होगी उसके लिए हम प्रूफ रीडिंग करेंगे, जिसको एडिटिंग कहते हैं। उसके बाद हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट को फाइनल कर देंगे, फाइनलाइजिंग। तो ये 6 स्टेप हैं जो क्रम अनुसार होते हैं, तो हमको उनको क्रम ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग और फाइनलाइजिंग, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं बहिर्वेशनात्मक लेखनम क्या है। एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, व्हाट इज एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। इसका मतलब होता है दिनांते स्वदैनंद्रियम, जो दिन के अंत में मतलब शाम को जब हम अपनी डायरी को लिखते हैं उसको हम कहते हैं बहिर्वेशनात्मक लेखनम, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। बाह्य आकलन लेखनम, बाह्य आकलन लेखनम, समअन्वेषी लेखनम। समअन्वेषी लेखन क्या है, समअन्वेषी लेखन का मतलब होता है अपने स्वभाव के अनुसार किसी भी चीज के बारे में कोई व्यूज लिखना, उसको कहते हैं हम स्वभाव लेखन। क्या कहते हैं, स्वभाव लेखन। आगे है हमारा, देखिए बहुत बार पूछा गया है, ऊर्ध्वा अधः श्रवणम कार्यम, ऊपर से नीचे की ओर, ऊर्ध्वा माने ऊपर, अधः माने नीचे, तो ऊर्ध्वा अधः श्रवण कार्य, जो ऊपर से नीचे की ओर श्रवण सुनने की प्रक्रिया के कौन कौन से अंश हैं, कौन कौन से भाग हैं, तो इसके देख लिए सारांश निर्माणम, संदेश श्रवणम, पूर्व अनुमानम, निगमनम, संक्षिप्तीकरणम, मुख्य विचार। इसके मुख्य विचार हैं सार निर्माण, आप जानते हैं सारांश निर्माण, वही सार निर्माण कहे या सारांश निर्माण कहे एक ही बार है। समरी, तो अगर हमको समरी किसी चीज़ की जाने तो सबसे पहले तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्व अधः श्रवणम कार्य। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, अधः ऊर्ध्वा कार्य, अधः ऊर्ध्वा, अब इसमें नीचे से ऊपर की ओर, इसमें नीचे से ऊपर की ओर। अभी हम लोग उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये तो हमने अभी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस वाली क्लास कराई, मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है संस्कृत के वो भी करवाने वाला हूँ, ठीक। जैसे श्रुतलेख है, बहुविकल्पीय प्रश्नानाम प्रयोगा विचारा विमर्शा, जिसमें हम विचार विमर्श करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं, वो उसको हम किस प्रकार का कार्य कहते हैं, उसको कहते हैं हम अधः ऊर्ध्वा कार्य। नेक्स्ट है हमारा अनुभव आश्रित योग्यता। अनुभव आश्रित योग्यता क्या होती है,
व्हाट इज एक्सपीरियंस्ड बेस्ड एबिलिटी। छात्र आधे पाठ को पढ़ने के बाद शेष भाग का स्वयं अनुमान लगा लें। अगर आपने बच्चों को कोई कहानी सुनाई, कोई कविता सुनाई और बाद में बच्चों से कह दे कि अच्छा बताइए इसमें आगे क्या हो सकता है, अनुमान लगाइए, तो जो अनुमान लगाना है उसको हम कहते हैं अनुभव आश्रित योग्यता। आगे है पृष्ठाश्रयम। पृष्ठाश्रयम का मतलब होता है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या है? टेम्परेरी हेल्प, दूसरों की सीखने में मदद करना। जैसे अगर मैं आपसे कुछ जानता हूँ किसी फील्ड में, तो मैंने आपको थोड़ी सी मदद करती सिखाने में, तो इसको कहते हैं इसके फोल्डिंग। हो सकता है किसी अदर फील्ड में आप हमसे अधिक नॉलेज रखते हैं, तो आपने हमको सिखाने में हमारी मदद कर दी, तो आप हमारे लिए हम के हो गए, और सिखाने की प्रक्रिया को हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए भाषा अधिग्रहणम अर्जनम भाषा अधिगमम, इन दोनों के बीच अंतर क्या, डिफरेंस क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज, सभी में ये पूछा जाता है कि एक्विजिशन और जो है हमारी लर्निंग है, इसमें डिफरेंस क्या है ये दोनों। पहले चैप्टर ही है तो सबसे पहले इधर हमारा अर्जन है, ठीक है। तो एक्विजिशन जो होता है वो नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक होता है। हम प्राकृतिक रूप से अपने आप से जो है अपनी मातृभाषा का अर्जन कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उसको कहते हैं हम अधिग्रहण। लेकिन अधिगम के लिए क्या करना पड़ता है? ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता, इसके लिए हमको इफर्ट लगाना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। अनौपचारिक या अनौपचारिकम, कौन होता है अनौपचारिकम? भाषा अधिग्रहण। अब आप एक बात बताइए, आप जैसे हिंदी बोलते हैं, मैं हिंदी बोलता, इसको बोलने के लिए मुझे कोई भी स्कूल नहीं जाना पड़ा, ठीक है, कहीं भी कोचिंग क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। हिंदी कैसे बोलते, जो भी जिसकी मातृभाषा होती वो उस भाषा को बोलना सीख लेता है, ठीक है, तो अनौपचारिक है। जबकि भाषा अधिगम सीखने के लिए हमको स्कूल जाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, या किसी से भी हम सीखते हैं, तो ये औपचारिक है, फॉर्मल है। जो भाषा अधिगम है वो फॉर्मल है, और जो अर्जन है वो इनफॉर्मल है। थर्ड क्या हमारा? स्वाभाविकम, मतलब सहज। सहजिकम माने आराम से, जल्दी। तो सहज कौन होता है? अर्जन। और जब कि प्रयासयुक्ता माने, प्रयासयुक्ता का मतलब इफर्ट लगा के जो हम सीखते हैं उसको हम कहते हैं भाषा अधिगमम, अधिगम करना। अचेतनम, अनकंसाइसियस, कौन सी प्रोसेस है? भाषा अधिग्रहण करना, मतलब बिल्कुल अगर हम किसी भी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना दें तब भी हम जो है बोलना सीख जाएंगे। इसके लिए अप्रयासम, हमको प्रयास लगाना नहीं है। जबकि चेतनम जो अधिगम होता है, इसके लिए हमको चेतन रूप से अलर्ट होकर बैठना पड़ता है, प्रयास लगाना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मातृभाषा। जो भाषा अर्जन किया जाता है वो जो जनरली वो फर्स्ट लैंग्वेज का ही किया जाता है, जिसको मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा क्या किया जाता है। जबकि जो अधिगम है वो सेकेंड लैंग्वेज का किया जाता है, द्वितीय भाषा। जो द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज है उसका हम क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। अनुकरणम, अनुकरण, इमिटेशन, जो अर्जन है उसको हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं सोसाइटी में। जबकि जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको हम कैसे सीखते हैं? संसाधन रूपेण, एक संसाधन के रूप में सीखते हैं, कोई जैसे अनुकरण के द्वारा हम नहीं सीखते हैं। सेवेंथ पॉइंट है परिवारता। परिवार से, जो पहली लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, उसका अर्जन हम अपने परिवार से आराम से करते हैं। और जो अधिगम होता है वो किस लैंग्वेज का होता है? वो सेकेंड लैंग्वेज का होता है, जिसको हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। अब ये क्वेश्चन करेंगे। अधोलिखितेषु, जो कि अभी मैंने वोकेबलरी आपको पढ़ाई थी, शब्दावली पढ़ाई थी, संस्कृत पेडागोजी, उसको पढ़िए। अधोलिखितेषु, इसका मतलब अधो माने नीचे, लिखितेषु माने लिखा गया, जो नीचे लिखा गया है कि कार्य कार्य आधारित भाषा शिक्षण से, इसमें देखिए संधि करके इस वर्ड को लिखा गया है। कार्य आधारित भाषा शिक्षण से सिद्धांता नास्ति, नास्ति माने नहीं है, मतलब नीचे लिखे गए
विकल्पों में से कौन सी ऐसी चीज है जो कार्य आधारित भाषा शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित नास्ति माने नहीं है, अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है। इसके फोल्डिंग तो जो नकारात्मक क्वेश्चन है, निगेटिव क्वेश्चन है, इसमें 3 सही है, ये गलत है, गलत वाला छांटना है हमको। कार्य आधारित मतलब लर्निंग बाय डूइंग। सोपान निर्माणम, इसके फोल्डिंग बिल्कुल पॉजिटिव है। एक्टिव लर्निंग, हाँ, जो लर्निंग है वो हमेशा एक्टिव ही होती है। रिप्रोडक्शन टू क्रिएट, मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन करना, ठीक है, ये भी सही है। अनुवाद से प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, अच्छा ट्रांसलेशन है, इसमें भाई कौन सी एक्टिविटी नहीं है, इसमें क्या हिंदी से इंग्लिश में लिख दिया है, इंग्लिश से हिंदी में लिख लिया, बाइलिंगुअल करके हमने लिख दिया। तो ट्रांसलेशन जो होता है वो इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं मानते हैं, ठीक है, जिसको व्यवहारवादी अपनाते हैं। अनुवाद से प्रतिबिंबम, ठीक है, संस्कृत में है सृजनाय पुनरुत्पादनम सक्रिय शिक्षणम सोपान निर्माणम। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये नकारात्मक क्वेश्चन है, 3 सही है, एक गलत है। कौन सा गलत है? ये है गलत। अनुवाद से प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, नकारात्मक का भाई नकारात्मक। अब भाषा कौशल के बारे में हम बात करते हैं। भाषा के कौशल 4 होते जैसा कि आप जानते हैं। सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और पंचम कौशल भी एक होता है जो सबसे ज़्यादा अपर कौशल है। भी ये क्वेश्चन आया था ऊपर, फर्स्ट वाले पार्ट में आता है कि जो अपर कौशलम कौन सा है, वो है चिंतनम, थिंकिंग। तो श्रवणम संस्कृत में कहते हैं सुनने को श्रवणम, बोलने को भाषणम या संभाषणम, पढ़ने को पठनम, लिखने को लेखनम। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिखना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ठीक है। तो हमको इनको ध्यान में रखना, इनका यही सीक्वेंस भी होता है। आगे हम देखते हैं बाला। बाला क्या है? हमने जो है 8 मिनट का वीडियो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, जैसे बाला है, कल्प है, ABC है, और इसी प्रकार की जैसे हमारी AI हो गए। तो इसी प्रकार की जो भी बहुत बार पूछी गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म वो हमने पढ़ाई हुई है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हर बार 1-2 पूछी जाती। कल्प तो हमेशा पूछी जाती है, CALP कल्प। कल्प क्या है, बाला क्या है, बिक्स क्या है, तो ठीक है। अब बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, भवन का उपयोग अधिगम सामग्री के रूप में करने को हम बाला कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, अगर संस्कृत में किसी क्वेश्चन में लिखा है बाल जल्पनम, बाल जल्पनम क्या है? बाल जल्पनम का मतलब होता है जब बालक 3 से 12 माह का होता है, लगभग 1 साल का होता है, तो जो बालक ध्वनियाँ निकालता है, मा मा पा 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 ना ना ऐसे करता है, तो उसको ही हम कहते हैं बाल जल्पनम, जिसे हम बबलिंग कहते हैं इंग्लिश में। अब अनुकूजनम क्या है? कुइंग करना। 2 से 3 माह का बिल्कुल बहुत छोटा बालक है, जैसे वो घूर रहा है, देखता है किसी चीज को कैसे, अभी वो बहुत ज्यादा छोटी आवाज निकालता है, जैसे सी करना, या इसी प्रकार ऐसे करके बच्चे करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कुइंग, अनुकूजनम। संस्कृत में आपको ध्यान रखना, इसको कहते हैं अनुकूजनम। भाषा कार्य मेनू कार्ड, अब आ गया ये वासगृह आहार सूची वाला है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बताइए जो प्रमाणिक जो सामग्री की अप्रमाणिक है। जो प्रमाणिक सामग्री होती है भाषा में, जो मेनू कार्ड होता है, भाषा शिक्षण कार्य प्रमाणिक सामग्री किसी लेखक के द्वारा लिखा गया चैप्टर क्या होता है, वो अप्रमाणिक सामग्री है। आंग्ल भाषा अस्ति, अंग्रेजी भाषा है। कैसी भाषा है? अंग्रेजी भाषा। एक क्वेश्चन अंग्रेजी का पूछ रहे हैं संस्कृत में, आंग्ल भाषा अस्ति माने है सह राजभाषा, सहायक राजभाषा। जो अंग्रेजी लैंग्वेज है वो सहायक लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हो, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1963 में, 1963 में उसमें कहा गया था जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है, जिसको आर्टिकल 343 वन में रखा गया है अंग्रेजी। अब अंग्रेजी की जो सहायक राजभाषा होगी उसको 343 के
सब आर्टिकल 2 में रखा गया। इसके अनुसार जो अंग्रेजी जो हमारी है वो सहायक राजभाषा है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो अंग्रेजी जो है यही क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उसमें स्थान नहीं दिया गया है। अब आगे देखते हैं निदानात्मक शिक्षण। अस्ति निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? तो निदानात्मक शिक्षण से हमारा मतलब है समस्यायाम अभिज्ञानम कारणम, किसी भी समस्या के कारणों को पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। जैसे कोई बच्चा है मैथ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है, तो उसके लिए हमने उसका एक टेस्ट कर लिया कि भाई ऐसी क्या चीज़ है कि ये बच्चा मैथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसके लिए किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। अब उपचारात्मक शिक्षण, निदान पहले किया जाएगा, बाद में उपचार किया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? समस्या समाधानम उपचारम निदानम परम प्रक्रिया। परम माने बाद में, निदान के बाद में जो प्रक्रिया की जाती है उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में समस्या का समाधान किया जाता है। पहले तो हमने देख लिया कि बच्चा जो है वो मैथ में किस किस जगह किन किन टॉपिकों में प्रॉब्लम है उसको। मान लीजिए किसी बच्चे को सर्किल में प्रॉब्लम है, वृत्त के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, बाद में हमने इसके वृत्त के क्वेश्चन ही सिखा दिए बच्चे को, तो ये हमारा हो गया सिखाना उपचारात्मक शिक्षण। अब आगे चलते हैं, देखिए बिक्स आ गया, बिक्स कल्प इसमें भी है। बिक्स 2024 में जो भी पेपर हुआ था सेकेंड पेपर, उसमें पूछा गया था बिक्स की फुल फॉर्म, इंग्लिश में पूछी गई थी, संस्कृत में भी आती है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या कहते हैं इसको? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। आम बोलचाल की भाषा जो हम लोग होम लैंग्वेज बोलते हैं, घर में बोलते हैं या कहीं सोसाइटी में जो भाषा बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, उसको हम कहते हैं बिक्स, BICS। नाम से ही क्लियर, बेसिक इंटरपर्सनल मतलब दूसरों से कम्युनिकेशन करने की भाषा, तो ध्यान रखिएगा। इसकी जस्ट अपोजिट होती कल्प, CALP कल्प, कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा सक्षमता। ये क्या है? शैक्षणिक भाषा, कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कल्प, वो भाषा जो हम क्लासरूम में बोलते हैं, फॉर्मल जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उसको हम कल्प कहते हैं। चाहे वो बिक्स हो चाहे वो कल्प हो, दोनों जो है भाषा की सक्षमता से जुड़ी हुई है। लास्ट है हमारा प्राचीन सांस्कृतिक भाषा रूपेण, जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी? देख लीजिए, हिंदी ना स्वीकृता, बिल्कुल ऐसे सर्किल में रेक्टेंगल में बंद कर लीजिए, ध्यान रखना हिंदी नहीं है हमारी शास्त्रीय भाषा। प्रारंभिक जो शास्त्रीय भाषा है वो हिंदी नहीं है, 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले तमिल है, तमिल कब बनी थी? 2004 में। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे प्राचीन कौन सी है? तमिल। ठीक है, उसके बाद ये हमारी यहाँ सबसे लेटेस्ट कौन है जो अभी बनी है? 2014 में, उसका नाम है उड़िया। तो भारत की कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है? भारत में ओनली 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत। इसमें हिंदी शामिल नहीं है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, संस्कृत है। आगे आगे हमारा लेखने भाषणे प्रयुक्ता शब्द, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। जो लिखने में और भाषण में, लिखने में और जो हम बोलने में जो शब्द प्रयुक्त करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम उत्पादक कौशल शब्दकोश कहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं, लेखनम भाषणम। ठीक है, चलिए अब की हमको बिल्कुल सीटेट को पास करना है। अब की बार सीटेट पास। संजय अकेडमी हमारे चैनल का नाम है। प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वालों के साथ शेयर कर दिया करें, जिससे कि ये इम्पोर्टेंट क्लास हैं जो आप सभी लोगों को मिल जाएं। ठीक है, और लाइक कर दिया करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम ग्रुप को इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक खुल जाएगा और इससे आपको PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो ये तो हमारी मैराथन क्लास फर्स्ट पार्ट और सेकेंड
पार्ट में 2 हुई थी, इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस थी। अब की मैं जो आपको एक क्लास कराऊंगा लास्ट में, उसमें केवल आपको प्रैक्टिस ही होगी और उसमें भी कोई कॉन्सेप्ट भी रख देंगे, ठीक है। तो ये मोर देन सफिशिएंट इतना है, अगर आपने इतना कर लिया तो बिल्कुल आपके जो नंबर हैं 25 प्लस आएंगे। मैंने भी इसी प्रकार से टेक्निक से पढ़ाई की थी। देखिए सीटेट को पास करने के लिए ज्ञान तो चाहिए ही, ज्ञान के साथ साथ स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है तब गलत है। अब आप अगर कोई संस्कृत की बुक पढ़ने बैठ जाइए, ये बहुत लंबी चौड़ी व्याकरण है, तो कोई पैडागोजी की, तो वो मुझे नहीं लगता वो अब हम आपके पास आज 9 जून है, 7 जुलाई को आपका पेपर है, 1 महीना भी नहीं बचा है। तो आपको इस क्लास को बार बार तैयार करना है। चलिए ठीक है, क्लास को जो है लाइक कर दें सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक ना किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।